Hello दोस्तों, welcome back to my channel Griffin Unlocker for the second adventure of the Red-Headed League. Let's move the video. ये पिछले साल की बात है। पतझड़ के मौसम में एक दिन मेरे दोस्त मिस्टर शर्लॉक होम्स ने मुझे कॉल करके अपने ऑफिस में बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वो किसी आदमी के साथ बातों में बिजी थे। जिस आदमी से वो बात कर रहा था वो छोटे कद का और गोल मटोल था। उसके गालों पर सेहत की लाली छाई थी और सिर के बाल भी एकदम लाल थे। मैंने अचानक आकर उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगी और जाने लगा कि तभी होम्स मुझे खींचते हुए रूम में ले गया और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। बिल्कुल सही मौके पर आए हो मेरे दोस्त वॉटसन, होम्स मुझे देखते ही एक्साइट होकर बोला। ओह, मुझे लगता है तुम अभी बिजी हो, मैंने कहा। हाँ हूं, तो बल्कि कुछ ज्यादा ही बिजी हूं। ठीक है, तो फिर मैं अगले रूम में तुम्हारा वेट करता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर उसने उस आदमी को मेरा इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, मिस्टर विल्सन, इनसे मिलिए, ये है मेरे फ्रेंड जो मेरे पार्टनर भी रह चुके हैं। इन्होंने कई सक्सेसफुल केस सुलझाने में मेरी मदद की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके केस में भी मुझे इनकी जरूरत पड़ने वाली है। छोटे कद वाले आदमी ने अपनी कुर्सी से आधे उठकर मुझे ग्रीट किया। उसने अपनी छोटी और सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। बैठ जाओ, होम्स ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। अपनी अंगुलियों को आपस में सटाते हुए वो भी खुद आर्मचेयर पर बैठ गया। मैं उसकी इस आदत से वाकिफ था। जब उसे किसी केस पर डिस्कस करना होता है तो वो इसी पोज में बैठता है। मैं जानता हूं माय डियर वॉटसन कि तुम भी मेरी तरह नॉर्मल लाइफ से हटकर लगने वाली चीजों के शौकीन हो और ये बात तुम प्रूव भी कर चुके हो मेरे साथ मेरे एडवेंचर में शामिल होकर। इनमें अपनी दिलचस्पी को तुमने इस जोश के साथ जाहिर किया है जो तुम्हें इन किस्सों के बारे में लिखने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर तुम मुझे ऐसा कहने के लिए माफ करो तो मैं कहूंगा कि मेरे छोटे छोटे बहादुरी वाले किस्सों को तुमने थोड़ा नरक मिर्च लगाकर लिखा है। तुम्हारे केस तो वाकई बड़े दिलचस्प होते थे, मैं उसकी बातों से सहमत होते हुए कहा। तुम्हें याद होगा उस दिन जब मिस मैरी सदरलैंड ने हमें अपनी एक सिंपल सी प्रॉब्लम बताई थी तो मैंने कहा था कि अजीबोगरीब प्रभावों और बिल्कुल अलग और अनोखे कॉम्बिनेशन के लिए हमें जिंदगी में झांकना होगा जो हमेशा किसी भी इमेजिनेशन की कोशिश से ज्यादा अनोखी और निराली होती है। हाँ, और तुम्हारी इस बात पर मुझे ज्यादा यकीन नहीं बल्कि पूरा शक था। हाँ, तुम्हें शक होता था डॉक्टर, पर अंत में तुम्हें मानना ही पड़ता था क्योंकि मैं तुम्हारे सामने इतने फैक्ट्स रखता था कि तुम भी सच से इनकार नहीं कर पाते थे। अब सुनो, मिस्टर जबेज विल्सन ने आज सुबह ही मुझे कॉल करके बुलाया और एक ऐसी कहानी शुरू की जिसकी शुरुआत ऐसी है जो अपने आप में बहुत अजीब होने का दावा करती है। तुमने तो मुझे कहते सुना ही होगा कि जो बातें बड़ी अजीब और अनोखी लगती है वो किसी बड़े क्राइम से नहीं बल्कि छोटे क्राइम से जुड़ी होती है। और अक्सर जहां किसी बात या किसी चीज को लेकर हमें डाउट होता है वहां कोई ना कोई क्राइम का कनेक्शन जरूर होता है। और जहां तक मैंने सुना है, मैं श्योर नहीं हूं कि अभी का ये केस क्राइम केस है या नहीं, पर जैसी घटनाएं घटी है उससे तो यही लगता है कि ये कुछ अलग टाइप का ही केस है। शायद मिस्टर विल्सन तुम्हें पूरी कहानी डिटेल में सुनाने की तकलीफ करे। ये मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे दोस्त डॉक्टर वॉटसन को इस कहानी की शुरुआत मालूम नहीं है, बल्कि इसलिए भी ताकि मैं आपके मुंह से एक एक डिटेल फिर दोबारा सुन सकूं। अब जैसा कि मेरी आदत है, जब मुझे घटनाओं का हल्का सा भी आइडिया मिल जाता है तो मैं अपनी मेमोरी में उससे मिलते जुलते केसों को रिवाइंड करता हूं। पर अभी की सिचुएशन में जो भी मुझे फैक्ट्स मालूम है वो मेरे हिसाब से एकदम यूनिक है। मिस्टर विल्सन ने बड़े गुरूर से मेरी तरफ देखा और फिर अपने कोट के अंदर वाली पॉकेट से एक गंदा सा मुड़ा-तुड़ा न्यूज़पेपर निकाला। पेपर को वो अपने घुटनों पर फैलाकर थोड़ा आगे को झुके और एडवर्टीजमेंट वाले कॉलम को गौर से देखने लगे। मैंने उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, उनके कपड़ों और हाव भाव से मैं उनके बारे में जानना चाहता था कि वो इस टाइप के आदमी है, पर मुझे ज्यादा पता नहीं चल सका। मिस्टर विल्सन एक टिपिकल ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, वैसे ही सुस्तालसी, मोटे और बड़बोले जो अपनी तारीफ खुद ही करते हैं। वो ग्रे कलर की ढीली ढाली चेक की पेंट और काला लॉन्ग कोट पहने हुए थे जिसके सामने के बटन खुले थे जो बहुत साफ सुथरा नहीं था, और हल्के भूरे रंग की वेस्ट कोट पहन रखी थी जिस पर पीतल की भारी अल्बर्ट चेन लगी थी और एक चौकोर छेद में से एक जेवर जो मेटल का था का एक पीस लटक रहा था। उनकी हैट काफी पुरानी और घिसी हुई लग रही थी। पीछे कुर्सी पर उनका ब्राउन ओवर कोट पड़ा था जिसका रंग काफी हद तक फेड हो चुका था और वेलवेट के कॉलर मुड़े हुए थे। कुल मिलाकर इस आदमी में ऐसी कोई खास बात नहीं थी सिवाय उसके लाल बालों वाले सिर के और हाव भाव और चेहरे पर एक गहरी मायूसी के। शर्लॉक होम्स की तेज आंखों ने मुझे मिस्टर विल्सन का जायजा लेते देख लिया था।
वो मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराया। उसने मेरी आंखों में शक पढ़ लिया था। उसने कहा, साफ और जाहिर फैक्ट्स के अलावा कि किसी टाइम ये मैनुअल लेबर थे और इन्हें तंबाकू सूंघने की आदत थी। ये एक सीक्रेट ग्रुप के मेंबर रह चुके हैं और चाइना में भी रहे हैं। हाल ही में इन्होंने बहुत ज्यादा लिखना भी शुरू किया है। इसके अलावा मैं और कोई अनुमान नहीं लगा सकता। मिस्टर जाबेज विल्सन पेपर पर अपनी अंगुली टिकाए कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनकी नजरें मेरे दोस्त पर जमी थी। कैसे? आपने कैसे ये अंदाजा लगाया मिस्टर होम्स? आपको कैसे पता चल गया कि मैं मैनुअल लेबर भी करता था? ये बात सच है क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत शिप के कारपेंटर से की थी। मिस्टर विल्सन हैरानी से बोले। आपके हाथों को देखकर सर, आपका राइट हैंड लेफ्ट वाले से बड़ा है। क्योंकि आप राइट हैंड से सारा काम करते हैं इसलिए इसकी मसल्स ज्यादा डेवलप है। ओह, पर तंबाकू और सीक्रेट ग्रुप के मेंबर होने की बात? मुझे ये कैसे पता चला? ये बताकर मैं आपकी इंटेलिजेंस की इंसल्ट नहीं करना चाहता, खासकर जबकि आपके ऑर्डर के सख्त नियम के खिलाफ आप एक आर्क और कंपास ब्रेस्ट पिन का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो भूल ही गया था। पर राइटिंग के बारे में आपको कैसे पता चला? आपकी राइट स्लीव 5 इंच ऊपर तक एकदम नई है पर लेफ्ट वाली कोहनी के पास घिसी हुई है क्योंकि आप डेस्क पर ऊपर हाथ टिका कर रखते हैं। इससे तो यही जाहिर होता है कि आप लिखते हैं। ओके, पर यह कैसे पता लगा कि मैं चाइना गया था? आपने अपनी दाई कलाई के ऊपर जो मछली का टैटू बनवाया है वो सिर्फ चाइना में ही बनता है। मैंने टैटू मार्क्स की थोड़ी बहुत स्टडी की है और इस बारे में किताबें भी पढ़ी है। चाइना के फिश टैटू की खास बात यह है कि उसमें मछली के स्केल्स पिंक कलर के बनाते हैं और इसके अलावा आपकी घड़ी की चेन से एक चाइनीज सिक्का भी लटक रहा है, तो पक्की बात है कि आप चाइना जा चुके हैं। मिस्टर जाबेज विल्सन ने जोरों का ठहाका लगाया। वेल, मैं कभी नहीं गया। पहले मुझे लगा आप बड़े चालाक हैं पर लगता है आप धोखा खा गए। मैं सोच रहा हूं वॉटसन, होम्स बोला, शायद मैंने एक्सप्लेन करने में गलती कर दी। ओमने इग्नोटम प्रो मैगिफो, ओमने इग्नोटम प्रो मैग्निफिको। यह तुम जानते हो, अगर मैं गलत निकला तो जो भी मेरी थोड़ी बहुत रेपुटेशन बनी है इस टूटे हुए जहाज की तरह, उसका सत्यानाश हो जाएगा अगर मैं ऐसे ही मुहम्मत रहा तो। मिस्टर विल्सन, आपको वो एडवर्टीजमेंट मिला क्या? हाँ, ये रहा। मिस्टर विल्सन ने पेपर के एक कॉलम पर अपनी मोटी अंगुली रखते हुए कहा। यही से शुरुआत होती है। सर, आप जरा इसे पढ़िए। मैंने उनसे पेपर लिया और पढ़ना शुरू किया। टू द रेड हेडेड लीग। अमेरिका के लेबन, पेनिसिल्वेनिया के रहने वाले स्वर्गीय एजेकिया हॉपकिंस की वसीयत के हिसाब से एक जगह खाली है जहां लीग के मेंबर को नाममात्र सर्विस के लिए हफ्ते में 4 पाउंड की सैलरी दी जाएगी। जितने भी 21 साल से ऊपर के फिजिकली और मेंटली फिट रेड हेडेड लोग हैं इस पोस्ट के लिए मंडे 11 बजे 7 पोप्स कोर्ट, फ्लीट स्ट्रीट में स्थित लीग के ऑफिस में डंकन रॉस से दूध आकर मिले। एडवर्टीजमेंट को 2 बार पढ़ने के बाद मैंने हैरानी से कहा, आखिर इस इश्तहार का मतलब क्या है? होम्स अपनी आदत के मुताबिक मजाकिया अंदाज में हंसा और जाकर अपनी कुर्सी पे बैठ गया। कुछ एबनॉर्मल सा है ना? अब मिस्टर विल्सन, आप हमें शुरुआत से सब कुछ बताओ अपने बारे में। आपका घर, आपकी फैमिली और इस एडवर्टीजमेंट से आपका क्या कनेक्शन है? और डॉक्टर, तुम ये सारी इंफॉर्मेशन और डेट्स एक पेपर पर नोट करोगे? होम्स बोला। आज से सिर्फ 2 महीने पहले 27 अप्रैल की सुबह 1890 से इस घटना की शुरुआत हुई थी। बहुत अच्छे, अब आगे मिस्टर विल्सन। मिस्टर विल्सन अपना माथे पर हाथ फेरते हुए बोले, वेल, जैसा कि मैं आपको बता रहा था मिस्टर शेरलॉक होम्स, शहर के पास ही मैं कोबर्ग स्क्वायर में छोटा सा मनी लैंडिंग का बिजनेस चलाता हूँ। मेरा कारोबार ज्यादा बड़ा नहीं है, बस किसी तरह गुजारा चल रहा है। पहले मेरे पास 2 असिस्टेंट्स थे पर अब मैं एक ही रख सकता हूँ क्योंकि ज्यादा कमाई नहीं होती और मेरा वो असिस्टेंट मेरे पास काम सीखने आता है, इसलिए मैं उसे आधी सैलरी देता हूँ। उसका नाम विंसेंट स्पॉल्डिंग है। विंसेंट स्पॉल्डिंग उम्र में छोटा नहीं है, बल्कि उम्र क्या है मुझे नहीं पता। मुझे कोई ज्यादा स्मार्ट असिस्टेंट नहीं चाहिए मिस्टर विल्सन, क्योंकि मुझे पता है कि उसे दूसरी जगह डबल सैलरी मिल सकती है, पर उसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं भी उसे क्यों निकालूं? हाँ, और जरूरत भी क्या है? आप बड़े लकी है जो आपको हाफ सैलरी में एक अच्छा एम्प्लॉय मिल गया है, वरना आजकल इतनी कम सैलरी में कौन काम करता है? मुझे नहीं पता कि आपका असिस्टेंट भी आपके एडवर्टीजमेंट की तरह जबरदस्त है या नहीं। ओह, उसमें कुछ कमियां भी है। उसकी फोटोग्राफी, तौबा तौबा। जब देखो अपना कैमरा लिए घूमता है,
जबकि उसे पहले अपना दिमाग ठीक करना चाहिए। उसके बाद अपनी पिक्चर्स डेवलप करने वो अंधेरी कोठरी में घुस जाता है, जैसे कोई खरगोश अपने बिल में। बस उसमें यही एक कमी है, बाकी वो एक अच्छा वर्कर है और आदमी भी अच्छा है। मतलब वो अभी भी आपके पास काम करता है? हाँ सर। वो और एक 14 साल की लड़की जो साफ सफाई और खाने पकाने का काम करती है। बस यही 2 लोग मेरे साथ रहते हैं। मेरी वाइफ मर चुकी है और कोई बाल बच्चा भी नहीं है। बस हम तीनों रहते हैं। गुजर बसर चल रही है और कुछ नहीं। पहली चीज जिसने हमें सबसे पहले हैरान किया था वो था ये एडवर्टीजमेंट। 8 हफ्ते पहले आज ही के दिन स्पॉल्डिंग ऑफिस में ये पेपर लेकर मेरे पास आया था और उसने कहा, मिस्टर विल्सन, काश मैं एक रेड हेडेड मैन होता। वो क्यों? मैंने पूछा। क्यों, ये देखिए, लीग ऑफ रेड हेडेड मैन की एक और वैकेंसी निकली है। जिसे भी ये जॉब मिलेगी बड़ा लकी होगा। और मुझे लगता है कि उनके पास जितने लोग हैं उससे ज्यादा वैकेंसी है, इसलिए ट्रस्टीज के समझ में नहीं आ रहा कि इतने पैसों का क्या किया जाए। बस अगर मेरे बालों का रंग बदल जाता तो यहाँ एक बढ़िया सी नौकरी मेरे लिए तैयार है। ऐसा क्यों? मैंने पूछा। देखिए मिस्टर होम्स, मैं एक घरेलू टाइप का आदमी हूं और मेरा बिजनेस घर से ही चल जाता है। मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तो मैं हफ्तों घर से बाहर नहीं निकलता। तो इसलिए मुझे पता नहीं रहता कि आसपास क्या हो रहा है। तो क्या आपने पहले कभी लीग ऑफ रेड हेडेड मैन के बारे में नहीं सुना? उसने हैरानी से पूछा। कभी नहीं। क्यों? मुझे हैरानी है, जबकि आप खुद इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी वर्थ कितनी है? मैंने पूछा। ओह, मुश्किल से साल के कुछ 100 रुपए पर काम कम है। और आपस में एक दूसरे के प्रोफेशन का इंटरफेयर भी नहीं है। इस खबर से मेरे कान खड़े हो गए। कुछ सालों से बिजनेस डाउन चल रहा है, ऐसे में अगर 4 पैसे की एक्स्ट्रा कमाई हो जाए तो क्या बुरा है? अच्छा, आगे बताइए, मैंने कहा। मिस्टर विल्सन मुझे पेपर दिखाते हुए बोले, ये देखिए, लीग में वैकेंसी निकली है और एड्रेस भी दिया है जहां पर अप्लाई करना है। जहां तक मुझे पता है, ये लीग किसी अमेरिकन मिलेनियर ने शुरू किया था जिसका नाम था एजेकिया हॉपकिंस। थोड़ा अलग टाइप का बंदा था। वो खुद एक रेड हेडेड था, इसलिए उसे रेड हेडेड लोग पसंद थे। उसके मरने के बाद पता चला कि वो काफी सारा पैसा छोड़ कर गया है, जो अब उसके ट्रस्टियों संभालते हैं। मरने से पहले वो इंस्ट्रक्शन दे के गया था कि जो भी रेड हेड लीग में अप्लाई करेगा उसे बहुत कम मेहनत में अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। पर ऐसे तो लाखों रेड हेडेड लोग होंगे जो अप्लाई करेंगे, उतने नहीं जितना आप सोच रहे हैं। ये मौका सिर्फ लंदन वालों के लिए है और वो भी एडल्ट्स के लिए। इस अमेरिकन ने लंदन से शुरुआत की थी जब वो जवान था और वो ओल्ड टाउन वालों का भला करना चाहता था। और फिर मैंने तो ये भी सुना है कि बालों का रंग सिर्फ ब्राइट रेड होना चाहिए, हल्का या डार्क रेड नहीं चलेगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मिस्टर विल्सन, तो जाकर इंटरव्यू दे आइए। पर सिर्फ 100 पाउंड के लिए शायद ये काम आपके लायक नहीं होगा। अब ये तो सच है जेंटलमैन, जैसा कि आप खुद देख सकते हो कि मेरे बाल एकदम ब्राइट रेड है, इसलिए मेरे सेलेक्ट होने के पूरे चांस है। विंसेंट स्पॉल्डिंग इस बारे में काफी कुछ जानता है, इसलिए मैंने सोचा मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने उसे आज के लिए शॉप बंद करके अपने साथ चलने को बोला है। वैसे भी उसे एक छुट्टी चाहिए थी। तो हम दुकान बंद करके न्यूज़पेपर के एड्रेस पर पहुंच गए। वहां जो मैंने नजारा देखा वैसा पहले कभी नहीं देखा था। मिस्टर होम्स ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक चारों ओर शहर भर से लाल बालों वाले लोगों की भीड़ जमा थी जो एडवर्टीज पढ़ के आए थे। बल्कि पूरी फ्लीट स्ट्रीट ही लाल बालों वाले लोगों से भरी हुई थी और पोप्स कोर्ट ऐसा लग रहा था जैसे संतरे का ठेला हो। मुझे नहीं पता था कि पूरे देश में इतने सारे रेड हेडेड लोग रहते हैं।
वहां आपको रेड बालों का हर शेड मिल सकता था। स्ट्रॉ, लेमन, ऑरेंज, ब्रिक, आयरिश सेटर, लीवर, क्ले पर। जैसा स्पॉल्डिंग ने कहा था, बहुत कम लोग थे जिनके बाल रियल ब्राइट रेड हो। मैंने जब देखा कि इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं तो थोड़ा नाउम्मीद हो गया था, पर स्पॉल्डिंग ने हार नहीं मानी। उसने कैसे किया मुझे नहीं पता, पर वो मुझे भीड़ में से खींचता हुआ सीधा उनके ऑफिस की सीढ़ियों तक ले गया। सीढ़ियों पर लोगों की भीड़ जमा थी। कुछ बड़ी उम्मीद लेकर ऊपर चढ़ रहे थे तो कुछ निराश होकर नीचे उतर रहे थे। हम भी किसी तरह भीड़ में धक्का मुक्की करते ऊपर चढ़े और सीधा ऑफिस के अंदर पहुंच गए। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा आपका ये एक्सपीरियंस, होम्स बोला। मिस्टर विल्सन कुछ देर चुप रहे, जैसे कि अपनी मेमोरी फ्रेश कर रही हो। फिर आगे क्या हुआ? हम ऑफिस में गए। वहां ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ वुडन चेयर्स और एक टेबल रखी थी जिसके पीछे एक छोटे कद का आदमी बैठा था जिसके बाल मेरे से ज्यादा लाल थे। वो आदमी हर कैंडिडेट से 2-4 सवाल पूछता, फिर कोई ना कोई कमी बताकर रिजेक्ट कर देता और कैंडिडेट मुंह लटका कर चला जाता। आखिर जॉब मिलना कोई मजाक थोड़े ही है। हमारी बारी आई तो उस आदमी ने हमें फेवर करते हुए अकेले में बात करने के लिए रूम में बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया। ये मिस्टर जाबेज विल्सन है जो इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेरे असिस्टेंट ने उस आदमी को बताया। आप एकदम सूटेबल कैंडिडेट है, उस आदमी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फिट बैठते हैं। वो एक कदम पीछे गया और मेरे बालों को गौर से देखने के बाद बोला, मुझे याद नहीं इससे पहले मैंने इतने बढ़िया बाल कब देखे थे। फिर अचानक वो आगे की तरफ लपका, मेरा हाथ पकड़कर जोर से हिलाते हुए उसने बोला, कांग्रेचुलेशंस, आपको जॉब मिल गई। यहां संकोच करना गलत होगा, उसने कहा। मुझे यकीन है आप बुरा नहीं मानेंगे, पर पहले मैं पक्का कर लूं। ये कहते हुए उसने अचानक दोनों हाथों से मेरे बाल पकड़े और इतनी जोर से खींचे कि दर्द के मारे मेरी चीख निकल गई। आपकी आंखों में आंसू आ गए, उसने मेरे बाल छोड़ते हुए कहा। यानी आपके बाल एकदम असली है। माफ कीजिए, पर हमें शक दूर करना था क्योंकि हम 2 बार धोखा खा चुके हैं। एक बार नकली बालों से और एक बार पेंट से। अगर मैं तुम्हें जूतों की पॉलिश के इस्तेमाल का किस्सा सुनाऊंगा तो तुम्हें इंसानी फितरत से ही नफरत हो जाएगी। वो आदमी खिड़की के पास गया और जोरों से चिल्लाते हुए अनाउंस किया कि वैकेंसी फुल हो चुकी है। नीचे से लोगों का डिसअपॉइंट भरा रिस्पॉन्स सुनाई दिया। लोगों की भीड़ कम होती चली गई और लास्ट में सिर्फ 2 ही रेड हेड बचे थे, एक मैं और दूसरा वो मैनेजर। उस मैनेजर ने मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम मिस्टर डंकन रॉस है और मैं यहाँ के ट्रस्टीज में से एक हूँ जो फंड संभालते हैं जिसे हमारे नोबल बेनिफैक्टर छोड़कर गए थे। मिस्टर विल्सन, आप मैरिड है क्या? आपकी कोई फैमिली वगैरह? नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैंने जवाब दिया। मेरा जवाब सुनकर उसके चेहरे पे 12 बज गए। ओह गॉड, बड़े दुख की बात है कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये फंड बनाया ही इसलिए गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा रेड हेडेड लोगों का भला कर सके, पर बदकिस्मती से आप अभी तक कुंवारे हैं। सच कह रहा हूं मिस्टर होम्स। जैसे ही मैंने ये सुना मेरा मुंह लटक गया। मुझे लगा ये जॉब मेरे हाथ से गई। पर मैनेजर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, कोई और होता तो शायद हम अपने डिसीजन पर गौर करते, पर जैसा आपके बालों का रंग है उसे देखते हुए हम आपके बैचलर होने से कोई एतराज नहीं है। तो मिस्टर विल्सन, आप कब से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो? वेल, मुझे कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, पर मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस है, मैंने झिझकते हुए कहा। इस पर मेरे असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग ने मुझसे कहा, मिस्टर विल्सन, आप बेफिक्र रहे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अच्छा, तो जॉब की टाइमिंग क्या होगी? मैंने पूछा। 10 से 2। अब मिस्टर होम्स, ऐसा है कि मैं शाम को ज्यादा बिजी रहता हूं क्योंकि पेडे से एक दिन पहले लोग थर्सडे और फ्राइडे शाम को मेरे पास आते हैं, इसलिए मैं मॉर्निंग में एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए फ्री हूं। और दूसरी बात,
मेरा असिस्टेंट एक भरोसेमंद आदमी है जिस पर मैं अपना बिजनेस छोड़ सकता हूं, तो इसलिए मैंने मैनेजर का ऑफर तुरंत एक्सपेक्ट कर लिया। जब मैंने उससे सैलरी पूछी तो उसने कहा, हर वीक के 4 पाउंड मिलेंगे और काम क्या करना होगा। ज्यादा कुछ खास नहीं, उसने कहा। ज्यादा कुछ खास नहीं से आपका क्या मतलब है? मैंने उसे पूछा। वेल, आपको पूरे वक्त ऑफिस में रहना है, नहीं तो कम से कम बिल्डिंग में तो रहना ही होगा। और अगर आपने उस दौरान ऑफिस छोड़ा तो उसी वक्त आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, हमेशा के लिए। ये बात एकदम क्लियर है और यही इस जॉब की पहली शर्त है। दिन के बस 4 घंटे ही तो है, मैं ऑफिस से बाहर क्यों जाऊंगा? मैंने कॉन्फिडेंस से कहा। कोई बहाना नहीं चलेगा, ना बीमारी का, ना बिजनेस का और ना ही कोई और। आपको हर हाल में ऑफिस में रहना है, वरना जॉब गई, मिस्टर डंकन रॉस बोले। और काम क्या होगा? आपको ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया कॉपी करनी है। प्रेस में इसका फर्स्ट वॉल्यूम है। आपको इंक, पेन और ब्लोटिंग पेपर खुद लाना होगा। हम बस आपको टेबल और चेयर देंगे। तो आप रेडी है कल से? बिल्कुल, मैंने कहा। ठीक है फिर, गुड बाय मिस्टर जावेज विल्सन, और एक बार फिर से आपको अपनी नई जॉब मुबारक हो। और ये कहते हुए मैनेजर मुझे लेकर रूम से बाहर आया और उसके बाद मैं और मेरा असिस्टेंट घर आ गए। मैं इतना खुश था कि क्या कहूं। वेल, पूरा दिन मैं इसी बारे में सोचता रहा, पर शाम होते होते मेरा जोश ठंडा पड़ गया। अब मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि कहीं ये कोई फ्रॉड या धोखाधड़ी का केस तो नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बिजनेस का आखिर मकसद क्या है। और सोचने वाली बात थी कि कोई ऐसी वसीयत क्यों बनाएगा, और ऊपर से ये लोग एक सिंपल से काम के इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की कॉपी तो कोई भी कर सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या सीक्रेट है। विंसेंट स्पॉल्डिंग ने मुझे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करी कि इस जॉब में कोई रिस्क नहीं है, पर जब मैं सोने गया तो उस वक्त भी मेरे दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। खैर, सुबह जब मैं उठा तो मैंने माइंड बना लिया कि जो होगा देखा जाएगा। एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। मैंने इंक की एक बोतल, फुलस्केप पेपर की 7 शीट्स और एक क्विल पेन खरीदा और पोपस कोर्ट पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि हर चीज पहले से रेडी थी। मेरे लिए टेबल लगा हुआ था और मिस्टर डंकन रॉस वहां पहले से ही मेरा वेट कर रहे थे। वो मुझे ऐसे स्टार्ट करने को बोलकर चले गए, पर बीच बीच में आकर देख जाते थे कि मेरा काम कैसा चल रहा है। ठीक 2 बजे उन्होंने मुझे गुड बाय बोला, मेरे काम की तारीफ की, और जब मैं निकला तो ऑफिस का दरवाजा लॉक कर लिया। ये रूटीन चलता रहा मिस्टर होम्स। फिर जब हफ्ता पूरा हुआ तो शनिवार को मैनेजर मेरे पास आया और उसने मुझे मेरे हफ्ते की पेमेंट दी, 4 सोने के सिक्के। फिर अगले हफ्ते भी वही रूटीन, उसके अगले हफ्ते भी सेम रूटीन। हर सुबह 10 बजे मैं ऑफिस पहुंचता और ठीक 2 बजे निकल जाता। शुरुआत में मिस्टर डंकन रॉस मॉर्निंग में एक बार मुझे देख जाते थे, पर बाद में उन्होंने ये भी छोड़ दिया। इसके बावजूद मैं कभी रूम से 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं गया। क्या पता मिस्टर रॉस कब आ जाए। ऊपर से इस काम में मुझे अच्छी खासी कमाई हो रही थी, तो मैं रिस्क क्यों लेता भला। 8 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। मैंने एबोट, मेहनत, आर्चरी, तीरंदाजी, आर्मर, कवच, आर्किटेक्चर और एटिक, अटारी और जितने भी ऐसे वर्ड्स थे सब कवर कर लिए थे। मुझे उम्मीद थी कि अब जल्दी ही मैं बी पर आ जाऊंगा। इस काम में काफी फुलस्केप पेपर खर्च हो रहा था और मेरा आधे के करीब शेल्फ इन पेपरों से भर गया था। सब ठीक चल रहा था कि अचानक सारा बिजनेस बंद हो गया। बंद हो गया सारा बिजनेस? हाँ सर, बल्कि आज सुबह ही मैं रोज की तरह 10 बजे ऑफिस पहुंचा तो देखा दरवाजे पर ताला लगा था और दरवाजे के ऊपर कील ठोंककर कार्डबोर्ड का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा लटका हुआ था। ये रहा वो टुकड़ा, आप खुद पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा है। मिस्टर विल्सन ने नोट पेपर की साइज का एक वाइट कार्डबोर्ड का टुकड़ा निकालकर मेरे हाथ में दिया। लिखा था,
द रेड हेडेड लीग बंद हो चुकी है। 9 अक्टूबर 1890। शेरलॉक होम्स और मैंने बड़े गौर से कार्डबोर्ड के उस टुकड़े को देखा जिसमें बड़े ही रूड तरीके से बिजनेस बंद होने की अनाउंसमेंट की गई थी कि हमें तभी इसके पीछे का मजाक समझ आया और हम दोनों ने एक साथ जोरों का ठहाका लगाया। इसमें हंसने की क्या बात है? मिस्टर विल्सन हैरानी से हमारा मुंह देख रहे थे। अगर आपको मेरा केस एक मजाक लग रहा है तो ठीक है, मैं किसी और के पास जाता हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। होम्स अपनी चेयर पर वापस बैठते हुए बोला, आपका केस मैं किसी भी हालत में सोल्व करूंगा। ये अब तक का एकदम यूनिक केस है। पर माफ कीजिएगा, मुझे ये थोड़ा फनी भी लग रहा है। अच्छा, तो जब आपको ये कार्ड दरवाजे पे मिला था तो आपने क्या किया? मिस्टर विल्सन ने एक गहरी सांस ली और बोले, मैं एकदम शॉक रह गया था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने ऑफिस के आसपास के लोगों से पता करने की कोशिश की पर किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर रेड हेडेड लीग रातों रात कहाँ गायब हो गया। आखिर में मुझे लैंडलॉर्ड के पास जाना पड़ा जो एक अकाउंटेंट है और ग्राउंड फ्लोर में रहता है। मैंने उससे रेड हेडेड लीग के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसने ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं सुना। फिर मैंने पूछा क्या वो मिस्टर डंकन रॉस को जानता है, तो उसने जवाब दिया कि उसने ये नाम भी कभी नहीं सुना। वेल, जेंटलमैन जो नंबर 4 में रहते थे, मैंने कहा। क्या? वो रेड हेडेड मैन? हाँ। अच्छा, वो आदमी? उसका नाम विलियम मॉरिस है। वो एक लॉयर था और अपना नया ऑफिस रेडी होने तक मेरा रूम रेंट पे ले रखा था। कल ही वो यहां से मूव हुआ है। क्या आप बता सकते हैं वो मुझे अब कहाँ मिलेंगे? वो तो अपने नए ऑफिस में होंगे। उसने मुझे एड्रेस दिया था। 1 मिनट, हाँ ये रहा। 17 किंग एडवर्ड स्ट्रीट नियर सेंट पॉल। उसके बाद मिस्टर होम्स, जब मैं उस नए एड्रेस पर पहुंचा तो वहां कोई ऑफिस नहीं था बल्कि एक आर्टिफिशियल नी कैप्स की फैक्ट्री थी और वहां कोई भी मिस्टर विलियम मॉरिस या मिस्टर डंकन रॉस नाम के आदमी को नहीं जानता है। अच्छा, फिर आपने क्या किया? होम्स ने पूछा। मैं सेक्सकोबर्ग स्क्वायर अपने घर गया और अपने असिस्टेंट से सारा मामला डिस्कस किया, पर उसे भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने एडवाइस दी कि मुझे वेट करना चाहिए, क्या पता रेड हेडेड लीग की तरफ से कोई लेटर आ जाए। पर कुछ नहीं हुआ मिस्टर होम्स, ऐसी बढ़िया जॉब मैं खोना नहीं चाहता। मैंने सुना है आप जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं, तो मैं सीधा आपके पास चला आया। ये आपने सही किया। आपका केस बड़ा ही अजीबोगरीब है और मुझे इसकी तह तक पहुंचने में खुशी होगी। जो कुछ अब तक आपने बताया है उससे तो यही लगता है कि ये बात जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। मामला काफी सीरियस है, होम्स ने सीरियस टोन में कहा। काफी सीरियस? आप खुद ही सोचिए, मुझे हर हफ्ते 4 पाउंड की कमाई होती थी, अब उसका नुकसान हो गया। जहां तक आपकी बात है तो मुझे नहीं लगता कि इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनेरी लीग ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया है, बल्कि उल्टा आपने 30 पाउंड कमाए हैं और वो भी सिर्फ ए वर्ड के शब्द लिखने के लिए, तो एक तरह से आप फायदे में ही रहे। नहीं सर, मुझे उनके बारे में पता करना है कि वो कौन है, क्या करते हैं, उनका मकसद क्या है और उन्होंने मेरे साथ ये गेम क्यों खेला। अगर ये गेम ही था तो उन्हें बड़ा महंगा पड़ा होगा क्योंकि उन्होंने मुझे पूरे 30 पाउंड दिए थे। हम आपके हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे 1-2 सवाल और पूछने हैं मिस्टर विल्सन। ये बताइए, आपको पहली बार इस एडवर्टीजमेंट के बारे में अपने असिस्टेंट से पता लगा था ना? कब से काम कर रहा है वो आपके साथ? करीब 1 महीने से। और वो आपको मिला कैसे? मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया था। अच्छा, तो ये बताइए, क्या वो अकेला कैंडिडेट था जो इंटरव्यू के लिए आया था? नहीं, करीब 1 दर्जन लोग आए थे। तो आपने उसे क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि वो कम सैलरी में काम करने को तैयार था, यानी आधी सैलरी में। हाँ। ये विंसेंट स्पॉल्डिंग देखने में कैसा है? छोटे कद का,
थोड़ा मोटा सा पर काम स्पीड में करता है। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ सफाचट, हालांकि वो 30 से कम नहीं है। उसके माथे पर एक सफेद दाग भी है। होम्स एकदम से कुर्सी से उछल पड़ा। क्या आपने कभी गौर किया है मिस्टर विल्सन की उसके कान छिदे हैं? हाँ सर। उसने बताया था कि बचपन में उसने एक जिप्सी से अपने कान छिदवाए थे। हम्मा। होम्स गहरी सोच में डूबते हुए बोला, क्या वो अब भी आपके साथ है? ओह हाँ सर, वो अभी मेरे ऑफिस में ही होगा। आपकी गैरमौजूदगी में आपका बिजनेस कैसा चल रहा था? होम्स ने पूछा। कोई शिकायत की बात तो नहीं थी। असल में मॉर्निंग के वक्त ज्यादा काम नहीं होता। ओके मिस्टर विल्सन, आज के लिए इतना ही। मैं 1 या 2 दिन में इस मामले पर अपनी राय दूंगा। आज शनिवार है और मुझे उम्मीद है कि सोमवार तक हम केस सोल्व कर लेंगे। मिस्टर विल्सन के जाने के बाद होम्स ने मुझसे कहा, वेल वॉटसन, क्या लगता है तुम्हें? मुझे तो ये मामला ही समझ में नहीं आया। ऐसे मिस्टीरियस बिजनेस के बारे में आज तक नहीं सुना। मैंने अपनी फ्रैंक ओपिनियन दी। जैसा कि रूल है, कोई चीज शुरू में जितनी अजीब लगती है, बाद में उतनी ही सिंपल निकलती है। ये एक मामूली सा क्राइम है जो पहेली की तरह उलझा हुआ लग रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई मामूली सा चेहरा आसानी से पकड़ में नहीं आता। पर मुझे ये मैटर जल्द से जल्द सुलझाना है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? मैंने पूछा। पहले तो स्मोक करूंगा। ये प्रॉब्लम 3 पाइप से कम में सोल्व नहीं होगी। और प्लीज मुझसे 50 मिनट तक बात मत करना। होम्स अपनी चेयर पर टांग के ऊपर टांग रखकर बैठ गया। उसके पतले घुटने उसकी लंबी नाक को छू रहे थे। उसने आंखें बंद कर और एक गहरी सोच में डूब गया। उसका ब्लैक कलर का स्मोकिंग पाइप उसके मुंह में ऐसा लग रहा था जैसे किसी अजीब से पंछी की चोंच हो। मुझे लगा होम्स बैठे बैठे सो गया है। मुझे भी थोड़ी नींद आने लगी थी कि तभी वो उछलकर अपनी चेयर से उठा। उसे देख कर लग रहा जैसे वो कहीं जाने के लिए तैयार था। उसने स्मोक पाइप वापस अपनी जगह रख दिया। सरस्ते आज दोपहर में सेंट जेम्स हॉल में प्ले कर रहा है। क्या बोलते हो वॉटसन? क्या तुम्हारे पेनशेट कुछ घंटे रुक सकते हैं? मुझे आज कोई काम नहीं है। वैसे भी मेरी प्रैक्टिस कुछ खास नहीं चलती, मैंने कहा। ठीक है, तो अपनी हैट पहनो और चलो मेरे साथ। हम पहले शहर जाएंगे, रास्ते में लंच कर लेंगे। मुझे लगता है आज के प्रोग्राम में जर्मन म्यूजिक काफी बजेगा, जो कि मुझे इटालियन और फ्रेंच से ज्यादा पसंद है। ये बुद्ध के विचारों के बारे में गौर से सोचने में मदद करती है और मैं गौर से सोचना चाहता हूँ। चलो चलते हैं। हम एल्डर्स गेट तक अंडरग्राउंड से होते हुए गए। उसके बाद एक शॉर्ट वॉक लेकर सक्सेकोबर्ग स्क्वायर तक पहुंचे। उसी सिंगल स्टोरी बिल्डिंग में जिसका जिक्र हम सुबह सुन चुके थे। थोड़ी संकरी सी टूटी फूटी सी जगह थी जहां पर 4 लाइनों में ईंटों के बने 2 मंजिला मकान एक पतली सी गली की तरफ से खुलते थे, जहां जंगली घास और फीकी लॉरेल की झाड़ियां वहां धुएं से भरे शराब वातावरण से कड़ा मुकाबला कर रहे थे। वहां एक मकान के बाहर ब्राउन बोर्ड पर लटक रहा था जिस पर व्हाइट कलर से जाबेज विल्सन लिखा था। ये मकान एक पर कॉर्नर था। शेरलॉक होम्स दरवाजे के सामने रुका और ऊपर से नीचे तक मकान का जायजा लिया। उस वक्त उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। फिर उसने धीरे से गली का एक चक्कर काटा और दोबारा उस मकान की तरफ देखने लगा। लास्ट में वो मनी लेंडर के घर के पास गया और अपनी छड़ी से 2 या 3 बार पेवमेंट पर ठुक-ठुक करने के बाद उसने दरवाजे पर नॉक किया। एक क्लीन शेव यंगमैन ने आकर दरवाजा खोला और हमें अंदर आने को बोला। थैंक यू, मैं सिर्फ आपसे ये पूछने आया हूं कि यहां से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? होम्स ने उसे पूछा। यहां से तीसरा राइट और चौथा लेफ्ट ले लो, उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया और कहने के साथ ही दरवाजा बंद कर लिया। जब हम वहां से जाने लगे तो होम्स ने उस आदमी के बारे में कहा, स्मार्ट बंदा है। मेरे ख्याल से वो लंदन का चौथा सबसे स्मार्ट आदमी है और हिम्मत में मुझे लगता है ये तीसरे नंबर पर होगा। मैं इसके बारे में पहले से ही कुछ जानता हूं। बेशक।
मिस्टर विल्सन का असिस्टेंट इस रेड हेडेड लीग के बारे में कुछ तो जरूर जानता होगा। मुझे लगता है तुम सिर्फ उसे देखने के लिए यहां तक आए थे, उसे देखने नहीं, फिर किसे? उसके पेंट्स के घुटनों को देखने। और क्या देखा तुमने? वही जो मैं उम्मीद कर रहा था। तुमने पेवमेंट पर छड़ी से ठुक ठुक क्यों की? माय डियर डॉक्टर, ये सोचने का वक्त है, बातें करने का नहीं। हम दुश्मन के इलाके में जासूसी करने आए हैं। हम सक्से कोबर्ग स्क्वायर के बारे में कुछ जानते हैं। चलो अब उन चीजों पर गौर करते हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं गया था। पुराने सक्से कोबर्ग स्क्वायर की गली के कोने से मुड़कर जब हम मेन रोड पर आए तो पाया ये शहर की मेन रोड्स में से एक है जो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाती थी और इस रोड पर हमेशा ट्रैफिक रहता था। रोड पर आने जाने वाली गाड़ियों की भरमार थी जबकि पेवमेंट पर पैदल चलने वालों की भीड़ थी। रोड के किनारे आलीशान दुकानें थी और बड़ी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स थी जिन्हें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इनके बैकयार्ड में टूटी फूटी गलियों वाला एक पुराना चौराहा है जहां से हम अभी अभी होकर आए थे। जरा मुझे देखने दो। होम्स एक कोने पर खड़े होकर रोड की तरफ देखते हुए बोला। मुझे याद रखना है कि यहां पर मकान किस ऑर्डर में है। ये मेरा एक शौक है कि मुझे पूरे लंदन की नॉलेज हो। वहां पर मोर्टिमर है, वहां टोबेकोनिस्ट, वहां वो छोटी सी न्यूज़पेपर की शॉप, शहर का कोबर्ग ब्रांच और सबर्बन बैंक, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट और मैकफरलाने का कैरेज बिल्डिंग डिपो जो हमें दूसरे ब्लॉक तक ले जाता है। अब मिस्टर डॉक्टर, हमने तो अपना काम कर लिया है, तो अब थोड़ा पेट पूजा हो जाए। पहले हम कहीं बैठ के सैंडविच और कॉफी ऑर्डर करेंगे, फिर वायलिन लैंड चलते हैं। वहां म्यूजिक प्रोग्राम चल रहा है और शुक्र है कि हमारी जान खाने के लिए वहां कोई रेड हेडेड क्लाइंट भी नहीं है। मुझे मालूम था मेरा फ्रेंड होम्स म्यूजिक का शौकीन है। वो गाता तो काफी अच्छा था, साथ ही बड़ा टैलेंटेड कंपोजर भी था। पूरी दोपहर उसने म्यूजिक प्रोग्राम जमकर एंजॉय किया। उस वक्त उसका खुशी से मुस्कुराता चेहरा और आंखों की चमक देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये वही शेरलॉक होम्स है जो अपने तेज दिमाग से मुश्किल केस को भी चुटकियों में सोल्व कर देता था। उसके सिंगुलर कैरेक्टर के ये दो अलग अलग पहलू थे, एक टैलेंटेड सिंगर कंपोजर और दूसरा जासूस। कौन ज्यादा अच्छा था ये कहना मुश्किल था। एक पल में शांत तो अगले ही पल एनर्जी से भरपूर, ये होम्स की खासियत थी। बाहर से वो जितना टफ दिखता था अंदर से उतना ही सॉफ्ट था और ये बात मैं अच्छे से जानता था। एक कामचलाऊ ऑफिस में अपने ब्लैक लेटर एडिशंस के बीच अपनी आर्मचेयर पर आराम फरमाते हुए वो कई दिनों तक यूं ही बैठा रहता और फिर अचानक उसे कोई धमाकेदार आइडिया आ जाता। उसकी इंट्यूशन पावर भी गजब की थी। जो लोग होम्स को जानते नहीं हैं उन्हें शायद उसके रेजर शार्प माइंड का अंदाजा भी नहीं है। उस दिन जब मैंने उसे सेंट जेम्स हॉल में म्यूजिक एंजॉय करते देखा तो मैं समझ गया कि वो जिनके पीछे पड़ा है अब उनकी शामत आने वाली है। अब शायद तुम घर जाना चाहते हो डॉक्टर? उसने मुझसे पूछा। हाँ, अगर हो सके तो, मैंने कहा। ठीक है, मुझे एक काम है जिसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये कोबर्ग स्क्वायर वाला मामला सीरियस होता जा रहा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैंने उससे पूछा। ये ऐसा क्राइम है जिसके बारे में सोचना ही पड़ेगा और मेरे पास हर रीजन है ये मानने का कि हम वक्त रहते इस क्राइम को रोक सकते हैं। आज शनिवार है तो मुझे डर है कि मामला और बिगड़ सकता है। मुझे आज रात तुम्हारी हेल्प चाहिए। किस टाइम? मैंने पूछा। 10 बजे तक आ जाओ। ओके, मैं तुम्हें बेकर स्ट्रीट पर 10 बजे मिलूंगा। तो ठीक है फिर, पर ध्यान रहे डॉक्टर ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है, तो अपना आर्मी रिवॉल्वर साथ रखना। कहते हुए होम्स ने हाथ हिलाकर गुड बाय बोला और पलक झपकते ही भीड़ में गायब हो गया। एक बात तो माननी पड़ेगी कि मेरा दिमाग भी किसी आम आदमी जैसा ही है और ये बात मुझे और भी क्लियर हो जाती है जब मैं होम्स के साथ किसी केस पर काम करता हूं। जो मैंने सुना था वही उसने भी सुना, जो मैंने देखा था वही उसने भी देखा, पर इसके बावजूद होम्स की बातों से साफ था कि उसने वो देख लिया था जो हो चुका है
और जो होने वाला है, जबकि मेरे लिए ये मामला अभी तक टेढ़ी खीर था। मैं केंसिंगटन में अपने घर की तरफ जाते हुए रास्ते भर यही सोचता रहा कि आखिर ये मामला है क्या, एक अजीबोगरीब रेड हेडेड लीग, एनसाइक्लोपीडिया की कॉपी, सक्सेकोबर्ग स्क्वायर और अब जाते जाते होम्स की वो मनहूस सी एडवाइस। क्या होने वाला है आज रात को? और क्यों मुझे रिवॉल्वर की जरूरत पड़ने वाली है? हम कहाँ जाने हैं और क्या करने वाले हैं? वैसे होम्स ने मुझे थोड़ा हिंट तो दे ही दिया था कि लोन ब्रोकर का असिस्टेंट शातिर खिलाड़ी हो सकता है जो एक खतरनाक गेम खेल रहा है। मैंने भी अपना दिमाग लड़ाने की कोशिश की पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। खैर मैंने ज्यादा पेन नहीं लिया, आखिर जो होगा आज रात सामने आ जाएगा। रात के करीब 8:45 बज रहे थे जब मैं घर से बेकर स्ट्रीट जाने के लिए निकला। मैं पार्क से होते हुए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पहुंचा और वहां से बेकर स्ट्रीट। मैं अंदर घुस ही रहा था कि मुझे दरवाजे पर 2 हॉर्स कार्ट खड़ी दिखाई दी और ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब मैं होम्स के रूम में पहुंचा तो मैंने देखा वो 2 आदमियों के साथ बातें कर रहा था। उनमें से एक को मैं पहचानता था, ये पुलिस ऑफिसर पीटर जोन्स था, और दूसरा लंबा और पतला उदास से चेहरे वाला आदमी था जो एक चमकीली सी हैट और महंगा कोट पहने हुए था। हाँ, हमारी पार्टी पूरी हो गई, होम्स ने अपनी जैकेट के बटन बंद करते हुए कहा। वॉटसन, तुम स्कॉटलैंड यार्ड के मिस्टर जोन्स को तो तुम जानते हो, इनसे मिलो। ये है मिस्टर मैरीवेदर जो आज रात के एडवेंचर में हमारे साथ रहेंगे। हम फिर से टीम में काम कर रहे हैं ना डॉक्टर? यूसी, ऑफिसर जोन्स कॉन्फिडेंस से बोला। हमारे दोस्त इस काम में बड़े माहिर आदमी है, इन्हें पीछा करने के लिए एक बस ओल्ड डॉग के हेल्प की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूं लास्ट में हमारे हाथ कोई वाइल्ड गूज ना लगे, मिस्टर मैरीवेदर दुखी अंदाज में बोला। आप मिस्टर होम्स पर पूरा भरोसा कर सकते हैं सर, पुलिस ऑफिसर जोन्स ने जोश दिखाते हुए कहा। उनके अपने तरीके हैं जो थोड़े से थ्योरेटिकल मगर बड़े फैंटास्टिक होते हैं। ये पैदाइशी जासूस है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके अंदाजे ज्यादातर सही निकलते हैं। अब जिसे शोल्टो मर्डर और आगरा ट्रेजर केस को ही ले लो जहां उनका अंदाजा पुलिस वालों से ज्यादा करेक्ट था। ओह, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है मिस्टर जोन्स, पर मैं अपना रबर मिस कर रहा हूं। 27 सालों में ये पहला ऐसा शनिवार है जब रबर मेरे साथ नहीं है। मुझे लगता है आपको मिल जाएगा, शेरलॉक होम्स बोला। आज रात आपको कहीं बड़ा दाव लगने वाला है, और गेम भी बड़ा एक्साइटिंग होगा। मिस्टर मैरीवेदर, ये दाव कोई 30,000 पाउंड का है, और मिस्टर जोन्स आपके लिए एक इनाम। ये वही आदमी है जिसे आप काफी टाइम से पकड़ना चाहते थे। जॉन क्ले, एक खूनी, चोर, गुंडा, बदमाश और जालसाज। मिस्टर मैरीवेदर वो एक यंगमैन है पर एक शातिर अपराधी है, और मैं उसे हथकड़ियां पहनाने के लिए लंदन के किसी भी क्रिमिनल को छोड़ सकता हूं। जॉन क्ले कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है। उसके ग्रैंडफादर रॉयल ड्यूक थे और वो खुद ईटन और ऑक्सफोर्ड जा चुका है। उसका दिमाग उसकी अंगुलियों जितना ही चालाक है। वो अपने पीछे क्राइम के निशान छोड़ जाता है पर कभी पकड़ में नहीं आता। उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। अगर आज वो स्कॉटलैंड के किसी घर में घुसकर चोरी कर रहा है तो अगले हफ्ते कॉर्नवाल में किसी अनाथाश्रम के लिए फंडरेजिंग कर रहा होगा। मैं कई सालों से उसके पीछे पड़ा हूं पर आज तक वो मेरे हाथ नहीं लगा। उम्मीद करता हूं आज रात उससे आपकी मुलाकात करवा सकूं। मिस्टर जॉन क्ले एकदम सही बोल रहे हैं, वो ऊंचे दर्जे का खिलाड़ी है। ऐसा कोई क्राइम नहीं जो उसने नहीं किया हो। खैर, अब 10 बज चुके हैं। हालांकि हमने एकदम सही टाइम पर स्टार्ट किया है। आप दोनों एक घोड़ा गाड़ी में बैठोगे और मैं और वॉटसन दूसरी से पीछा करेंगे। मैं जानता था कि लॉन्ग ड्राइव के टाइम शर्लॉक होम्स ज्यादा बातें नहीं करता था। वो कैब में बैठकर गाने गुनगुनाने लगा जो उसने दोपहर के कॉन्सर्ट में सुने थे। हमारा हॉर्स कार्ट स्ट्रीट लैंप की रोशनी में कई सारी गलियों के चक्कर काटकर आखिर में फेरिंगटन स्ट्रीट पहुंचा। हम पहुंच चुके हैं, मेरे फ्रेंड होम्स ने बाहर देखते हुए कहा।
ये बंदा मैरीवेदर एक बैंक डायरेक्टर है और पर्सनली इस केस में इंटरेस्टेड है, इसलिए मैंने सोचा उसके साथ जोन्स को भी साथ ले लेते हैं। बुरा आदमी नहीं है, बस थोड़े मोटे दिमाग का है। वैसे उसमें एक खास बात है कि डरता नहीं है। अगर कोई एक बार उसकी पकड़ में आ जाए तो आसानी से छूटता नहीं है। चलो, हमें यही उतरना है। वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। हम उसी भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंच गए थे जहां हम सुबह थे। हॉर्स कार्ट्स को वापस भेज दिया गया और मिस्टर मैरीवेदर हमें लीड कर रहे थे। हम उनके पीछे पीछे एक पतली गली से गुजरते हुए साइड रोड से होते हुए अंदर गए जो उन्होंने हमारे लिए खोला था। अंदर एक छोटा कॉरिडोर था जिसके आखिर में एक लोहे का बड़ा सा था। ये गेट भी खुला हुआ था जहां से पत्थर की सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती थी। सीढ़ियों जहां खत्म होती थी वहां पर एक और दरवाजा था। यहां पर मिस्टर मैरीवेदर ने रुककर एक लालटेन जलाई और हम लोग एक कच्चे रास्ते से होते हुए नीचे उतरकर तीसरे दरवाजे के पास पहुंचे। यह दरवाजा कोठरी में खुलता था। कोठरी के अंदर चारों तरफ बड़े बड़े बक्से और क्रेट्स एक के ऊपर एक रखे थे। तुम ऊपर से ज्यादा खतरे में नहीं हो, शेरलॉक होम्स ने लालटेन की रोशनी में उसे देखते हुए कहा। और नीचे से भी नहीं, मिस्टर मैरीवेदर ने अपनी स्टिक से फर्श पर बिछे हुए फ्लैग्स को खटखटाते हुए जवाब दिया। क्यों डियर, ये एकदम खाली लगते हैं ना? वो हैरानी से हमारी तरफ देखते हुए बोला। अब तुम थोड़ी शांति रखो, वैसे भी तुमने हमारे किए किराए पर पानी फेर दिया है। अब तुम किसी बक्से पर जाकर बैठ जाओ प्लीज और इंटरफेयर मत करो। होम्स की बातों से मिस्टर मैरीवेदर का मुंह लटक गया। वो जाकर एक क्रैट पर बैठ गया, जबकि होम्स एक हाथ में लालटेन और दूसरे में मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़े अपने घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया और बड़ी बारीकी से उन दरारों को देखने लगा जो पत्थरों पर पड़ी थी। कुछ सेकंड्स बाद वो खड़ा हुआ और मैग्नीफाइंग ग्लास वापस अपनी जेब में रख लिया। हमारे पास अभी 1 घंटा और है, उसने कहा, क्योंकि जब तक पॉनब्रोकर आराम से सो रहा है तब तक वो लोग कोई स्टेप नहीं उठाने वाले। उसके बाद वो 1 मिनट की भी देरी नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी वो काम खत्म करेंगे उतना ही ज्यादा टाइम उन्हें भागने के लिए मिल जाएगा। डॉक्टर, अभी हम लोग जहां हैं, ये जगह एक बड़े लंदन बैंक के सिटी ब्रांच की कोठरी है। मिस्टर मैरीवेदर डायरेक्टर ऑफ चेयरमैन है और वो तुम्हें बताएंगे कि क्यों लंदन का सबसे बड़ा क्रिमिनल इस कोठरी में इंटरेस्ट रखना चाहेगा। यहाँ हमारा फ्रेंच गोल्ड है, डायरेक्टर लगभग फुसफुसाते हुए बोला। हमें बार बार वार्निंग मिल रही थी कि इस जगह को लूटने की कोशिश हो सकती है। आपका फ्रेंच गोल्ड? हाँ, कुछ महीने पहले हमने अपने रिसोर्सेस मजबूत करने के लिए बैंक ऑफ फ्रांस से 30,000 नेपोलियंस उधार के तौर लिए थे। बाद में पता चला कि हमें कभी इस पैसे को अनपैक करने का टाइम ही नहीं मिला, और ये अभी भी हमारे इस सेलर में पड़ा हुआ है। जिस क्रेट के ऊपर मैं बैठा हूं उसमें 200 सोने के सिक्के लीड फॉयल के बीच पैक करके रखे गए हैं। हमारा बुलियन रिजर्व जो हम पहले सिंगल ब्रांच ऑफिस में रखते थे उसके मुकाबले अभी काफी बड़ा है, और डायरेक्टर्स को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, वो तो लग ही रहा है, होम्स ने कहा। तो अब टाइम आ गया है कि अपने प्लान पर काम करने का। मुझे लगता है कि 1 घंटे में मामला सुलझने वाला है। तब तक मिस्टर मैरीवेदर, हम लालटेन बुझा देंगे और हम सब अंधेरे में बैठेंगे। हाँ, मेरे जेब में कार्ड्स का पैक पड़ा है। मैंने सोचा हम 4 लोग हैं तो कार्ड्स खेल सकते हैं, पर दुश्मन की तैयारियों को देखकर हम लाइट जलाने का रिस्क नहीं ले सकते। पर सबसे पहले हमें अपनी पोजीशन लेनी होगी। ये लोग बड़े खतरनाक हैं। वैसे हम उन्हें मौका तो नहीं देंगे, पर अलर्ट रहने में ही भलाई है। मैं इस क्रेट के पीछे खड़ा हूं और आप दोनों उन क्रेट्स के पीछे छुप जाओ। जब मैं उन पर रोशनी डालूं तो तुम जल्दी से आ जाना। और हाँ वाटसन, अगर किसी ने हमला किया तो तुरंत गोली मार देना। मैं अपनी रिवॉल्वर हाथ में पकड़े वुडन बॉक्स के पीछे छुपकर बैठ गया।
होम्स के लालटेन बुझाते ही कोठरी अंधेरे में डूब गई। इतना गहरा अंधेरा मैंने पहली बार देखा था। हॉट मेटल की स्मेल से पता चल रहा था कि लालटेन में लाइट है जो किसी भी वक्त जल सकती है। बेहद अंधेरी और ठंडी कोठरी मुझे थोड़ा डिप्रेस कर रही थी। उनके पास एक ही रास्ता है और वो सक्से कोबर्ग स्क्वायर में घर के पीछे से। मुझे लगता है जो तुम्हें बोला था वो तुमने किया होगा जोन्स। मेरा एक इंस्पेक्टर और 2 ऑफिसर्स फ्रंट गेट पर खड़े हैं। अच्छा, तो इसका मतलब हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो अब सब चुप हो जाओ और वेट करो। और वक्त जैसे रुक गया था। एक मिनट एक साल के बराबर लग रहा था। रात लगभग गुजर चुकी थी और अब सुबह का वक्त हो चला था। मेरे हाथ पैर अकड़ने लगे थे, पर मैं थोड़ी सी भी आवाज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने पोजीशन चेंज नहीं की। मेरी हियरिंग पावर इतनी एक्यूट थी कि मैं न सिर्फ अपने साथियों के सांस लेने की आवाज सुन पा रहा था, बल्कि ये भी बता सकता था कि मोटा जोन्स भारी सांसें ले रहा है और बैंक डायरेक्टर मैरीवेदर की सांसें हल्की थी। जहां मैं छुपा था वहां से मेरी नजर फर्श की तरफ जाती थी कि अचानक मेरी आंखों ने दूर से आती रोशनी की झलक देखी। पहले पत्थरों की सीढ़ियों पर एक चिंगारी सी दिखी, फिर ये चिंगारी एक पीली सी रोशनी की लाइन में तब्दील हो गई, और फिर बिना किसी आवाज के या वार्निंग के रोशनी में एक हाथ नजर आया। किसी औरत के हाथ जैसा, जिसने हाथ में लाइट पकड़ी हुई थी। 1 या 2 मिनट के लिए कांपती हुई अंगुलियों वाला हाथ फर्श से बाहर निकला और फिर जैसे दिखा था वैसे ही अचानक गायब हो गया, और सब कुछ पहले की तरह वापस अंधेरे में डूब गया, सिवाय उस डरावनी चिंगारी के जो पत्थरों के बीच उभरी थी। पर यह कुछ ही पलों के लिए गायब हुआ था, क्योंकि कुछ सेकंड बाद ही एक जोरदार आवाज के साथ फर्श का बड़ा सा सफेद पत्थर अपनी जगह से हिला और पलट गया। पत्थर के नीचे चौड़ा गड्ढा खोदकर रास्ता बनाया गया था। हमें उस गड्ढे के अंदर से आती हुई लालटेन की रोशनी दिख रही थी। कोई लालटने पकड़े ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। गड्ढे के किनारे एक क्लीन कट कम उम्र लड़के का चेहरा नजर आए जो कोठरी में झांक रहा था। फिर उसने दोनों हाथों को फर्श पर टिकाते हुए जोर लगाया और गड्ढे से बाहर निकल आया। उसके पीछे पीछे उसका साथी भी बाहर निकला, उसी की तरह कम उम्र का, पर उसका चेहरा पीला था, सिर के बाल एकदम लाल। सब क्लियर है? उसने फुसफुसा कर अपने साथी से कहा। तुम्हारे पास फावड़ा और बैग है ना? ग्रेट स्कॉट! जंप आर्ची जंप, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। तभी शेरलॉक होम्स ने एक छलांग लगाई और उसे कॉलर से पकड़ लिया। उसका साथी वापस गड्ढे में घुसने ही वाला था कि जोन्स ने उसकी स्कर्ट पकड़ ली। लालटेन की रोशनी में हमें रिवाल्वर का बैरल दिखा, पर होम्स ने उसे गोली चलाने का मौका नहीं दिया और एक ही झटके में रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी। कोई फायदा नहीं जॉन क्ले, तुम अब बचकर नहीं जा सकते, होम्स बोला। हाँ, वो तो दिख रहा है, सामने वाले ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा। बस मेरे पार्टनर को कुछ ना हो वैसे देख रहा हूं। तुम्हारे हाथ बस उसके कोट का कपड़ा लगा है। 3 लोग दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे हैं, होम्स ने जवाब दिया। ओह अच्छा, लगता है तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। तारीफ करता हूं तुम्हारी, और मैं तुम्हारी करता हूं। तुम्हारा ये रेड हेडेड आइडिया काफी इफेक्टिव है और एकदम नया भी, होम्स उससे बोला। तुम अपने साथी से जल्द ही मिलोगे। वैसे वो गड्ढे के अंदर मुझसे तेज घुस जाता है। रुको जरा, तब तक मैं डरबीज फिक्स कर लूं। मैं बोल रहा हूं, मुझे अपने गंदे हाथों से छूना भी मत, हमारे कैदी चिल्लाया जब उसे हथकड़ी लगाई जा रही थी। तुम शायद जानते नहीं हो, पर मैं एक रॉयल हूं, और मुझसे बात करते वक्त हमेशा सर और प्लीज बोला करो। ठीक है, जोन्स ने उसे घूरा और मजाक उड़ाते हुआ बोला, क्या आप ऊपर चलने का कष्ट करेंगे सर, जहां से आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन तशरीफ ले जाए? दैट्स बेटर, जॉन क्ले ने जवाब दिया। वो अब शांति से कॉपरेट कर रहा था। शाही अंदाज में हम तीनों को झुककर सलाम करते हुए वो डिटेक्टिव के साथ चल दिया। सच में मिस्टर होम्स, समझ नहीं आ रहा बैंक आपको कैसे शुक्रिया अदा करे।
आपने एक ऐसा मोस्ट कॉम्प्लेक्स केस सॉल्व किया है जो आज ना किसी ने देखा ना सुना, इसमें कोई शक नहीं है, आप एक जीनियस है, मिस्टर मैरीवेदर ने शेरलॉक होम्स से कहा। असल में मिस्टर जॉन क्ले के साथ मुझे भी अपने कुछ पर्सनल स्कोर निपटाने थे। वैसे इस मामले में मेरी जेब से भी थोड़ा बहुत खर्च हुआ है, जो मुझे उम्मीद है कि बैंक मुझे पे कर देगा। ये केस मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं है, क्योंकि इसने मुझे काफी कुछ सीखने का मौका दिया है, जो आगे किसी केस में मेरे काम आ सकता है। और रेड हेडेड लीग की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी अपने आप में कम इंटरेस्टिंग नहीं है, होम्स ने जवाब दिया। अब तक सुबह हो गई थी। हम जब बेकर स्ट्रीट में व्हिस्की और सोडा लेकर पीने बैठे तो होम्स ने पूरी कहानी डिटेल्स से बतानी शुरू की। देखो वॉटसन, पहले दिन से ही ये बात साफ थी कि इस पूरे मामले में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो थी वो था रेड हेडेड लीग का एडवर्टीजमेंट और एनसाइक्लोपीडिया की कॉपी करना, और इसके लिए इस सीधे सादे पॉन ब्रोकर का कुछ घंटे घर से बाहर रहना जरूरी था। और उसे घर से बाहर रखने के लिए इससे बढ़िया कोई और इंटरेस्टिंग सा आइडिया हो ही नहीं सकता था। इसमें कोई शक नहीं है कि जॉन क्ले ने अपने साथी के बालों का रंग देखकर बड़ा जीनियस आइडिया निकाला। हर हफ्ते 4 पाउंड, वो भी बस एक मामूली काम के लिए अच्छा खासा चारा था जो उन्होंने विल्सन के सामने डाला और वो फंस गया। और जब खेल करोड़ों का हो तो उसके सामने 4 पाउंड क्या चीज है। उन्होंने बड़ी चालाकी से एडवर्टीजमेंट दिया। एक बदमाश ने टेम्परेरी ऑफिस संभाला और दूसरे ने विल्सन को अप्लाई करने के लिए उकसाया, और दोनों हर रोज सुबह उसके घर पे ना होने का फायदा उठाने लगे। जिस वक्त मैंने पहली बार विल्सन के मुंह से हाफ सैलरी में असिस्टेंट की जॉब वाली बात सुनी, मुझे उसी वक्त शक हो गया था कि जरूर दाल में कुछ काला है। पर तुम्हें यह कैसे पता चला कि उनका मकसद क्या है? अगर उस घर में औरतें होती तो शायद मेरे दिमाग में कोई ऐसी वैसी बात आती, पर ऐसा कुछ था नहीं। विल्सन एक छोटा मोटा बिजनेस चला रहा था और घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए इतने तामझाम की जरूरत पड़ती। तो इसका मतलब जरूर कुछ घर के बाहर था। पर था क्या? फिर मुझे याद आया कि विल्सन ने असिस्टेंट के फोटोग्राफी के शौक के बारे में बताया था और कहा था कि वो अपनी कोठरी में चला जाता है। कोठरी, यही तो सीक्रेट है। फिर जब मैंने इस मिस्टीरियस असिस्टेंट की पूछताछ की तो पता लगा कि ये कोई मामूली बंदा नहीं, बल्कि लंदन का सबसे वांटेड क्रिमिनल है, जो छुपकर किसी बड़े कांड की तैयारी कर रहा है। कुछ ऐसा जिसके लिए उसे कई महीनों तक दिन में कई घंटे कोठरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा क्या हो सकता है? मैंने खूब सोचा और आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि कोठरी के अंदर से एक टनल खोदी जा रही है जो किसी और बिल्डिंग में जाकर खुलती है। और ये बात उस वक्त प्रूव हो गई थी जब हम उस दिन वहां छुपकर गए थे। तुम्हें याद होगा मैं पेवमेंट को अपनी छड़ी से खटखटा रहा था। मैं श्योर करना चाहता था कि कोठरी आगे की तरफ से खुदी है, पीछे की तरफ से तो देखा, आगे से नहीं खुदी। फिर जब मैंने घंटी बजाई और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, असिस्टेंट ने ही दरवाजा खोला। हमारी 1-2 बार पहले झड़प हो चुकी थी, पर उस दिन पहली बार हमने एक दूसरे को आमने सामने देखा था। मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था क्योंकि मेरी नजर उसके घुटनों पर थी। तुम्हें भी याद होगा उसके घुटने कितने छिले हुए, खुरदुरे लग रहे थे। टनल खोदते वक्त उसे कई घंटों तक घुटनों के बल खुदाई करने से उसके घुटने छिल चुके थे। अब सवाल उठता है कि आखिर वो खुदाई कर क्यों रहे थे। मैंने गली के कोने पर जाकर देखा तो सामने सिटी और सबर्बन बैंक दिखे और मुझे मेरा जवाब मिल गया। सारी कहानी एकदम क्लियर थी। कॉन्सर्ट के बाद जब तुम घर चले गए थे तो मैंने स्कॉटलैंड यार्ड और बैंक डायरेक्टर्स के चेयरमैन को फोन किया, और बाकी की कहानी तो तुम्हें मालूम ही है। होम्स ने अपनी बात खत्म की। अच्छा, ये तो समझ में आया, पर तुम्हें ये कैसे पता लगा कि वो आज रात ही बैंक लूटने वाले हैं? वेल, उन्होंने अपने लीग का ऑफिस बंद कर दिया था, यानी अब उन्हें मिस्टर जाबेज विल्सन की जरूरत नहीं थी। मतलब साफ था कि उनकी खुदाई पूरी हो चुकी है। लेकिन इससे पहले कि टनल का राज खुले या बैंक अपना ट्रेजर वहां से निकाले,
उन्हें जल्द से जल्द एक्शन लेना था। और इस काम के लिए शनिवार एकदम परफेक्ट दिन था, क्योंकि उन्हें भागने के लिए 2 दिन मिल जाते। तो इन सारी कड़ियों को जोड़कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो आज रात ही अपने काम को अंजाम देंगे। तुमने काफी बढ़िया लॉजिक लगाया। एक बार फिर मैं होम्स के तेज दिमाग का कायल हो गया था। चेन काफी लंबी थी, पर तुमने भी कड़ी से कड़ी जोड़ ही दी। कड़ी से कड़ी जोड़ने में मजा भी आया। होम्स उबासी लेते हुए बोला, आह, आखिरकार केस सॉल्व हो गया। इसने मुझे बोरियत से बचाया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी वुड को एक आम इंसान बनने से बचाने की दौड़ में ही बीत जाएगी। नहीं नहीं, तुम जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे हो होम्स, मैंने कहा। होम्स ने कंधे उचकाए। वेल, हो सकता है कि ये कभी मेरे काम आ जाए। सबसे तेज दौड़ने वाला ही बचा रहता है। तुमने ये कहावत जरूर सुनी होगी वॉटसन। आदमी कुछ भी नहीं है, काम सब कुछ है, जैसा कि गुस्ताव फ्लेबर्ट ने जॉर्ज सैंड को लिखा। Here the end of second adventure, and stay tuned adventure 3.